Hello dear students, it's Tuna ma'am here. Today we are going to deal with the PYQ sections, previous year question sections from the chapter coordination compounds, जो कि तुम्हारे क्लास 12 के सिलेबस से है. ठीक है, 11 के सिलेबस के इनऑर्गेनिक पार्ट से पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग मैंने पहले करा दिया है. वो दो तुम लोग वीडियोस देख सकते हो या फिर देख चुके होंगे. तो ध्यान देना, इसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों लिया, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछते हैं नीट में. 3-4 क्वेश्चंस यू मे गेट फ्रॉम दिस चैप्टर. तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है. एक ही चैप्टर से अगर 2 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है नीट 2017, डोंट वरी 2021 तक मैंने कवर किया है, थोड़ा सा रैंडमली मैंने लिया है. सो पहला, लेकिन रैंडमली लिया है, कोई क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है. एटलीस्ट फ्रॉम 2016 2021 तक, लास्ट ईयर तक कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा मिसिंग नहीं मिलेगा. ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड, नॉट ओनली द सॉल्यूशंस आई एम डिस्कसिंग, आई एम डिस्कसिंग द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस. ओके, पूरा टॉपिक. जैसे कि अगर वर्नर्स थ्योरी का एक क्वेश्चन आया, पूरा वर्नर्स थ्योरी में बता दूंगी. अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन आया तो वो थ्योरी में बता दूंगी. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी तो ये आएगा, तभी तो टिक करोगे, नहीं तो क्या करोगे. तो इसीलिए सिर्फ टॉपिक का ABCD बताना मेरा जो मेन मोटिव नहीं है. ओके, जो भी देखोगे, जितने स्टूडेंट भी इसको देख रहे हो, तो उस चीज को ध्यान देना. जैसे जैसे तुम चाहे 10 क्वेश्चन करो या 20 क्वेश्चन, उसी 20 क्वेश्चन को यूज करते हुए मैं पूरा कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हें ये 1-1.5 घंटे के वीडियो में सिखा दूंगी. चलो, पहला क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रीज ऑफ AgCl formed, okay, when AgNO3 in excess is treated with the complexes COCl3.6NH3, then COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 respectively is. एक चीज ध्यान देना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोइकियोमेट्रीज ऑफ AgCl फॉर्म, कितना AgCl फॉर्म होगा उसका स्टोइकियोमेट्री पूछा है, यानी कि मोल्स पूछा है, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ठीक है, उसका स्टोइकियोमेट्री जैसे यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2 ऐसा लिखा हुआ है ना ऑप्शन ABCD में. तो ध्यान देना कौन सा ऑप्शन यहाँ सही तुम्हें लगता है. एक्सेस AgNO3 लेना है, यानी कि Ag प्लस तो एक्सेस आ रहा है, यानी कि तुम्हें सिर्फ ध्यान देना कि कितना Cl आएगा, कितना मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, Cl आ सकता है. पहले जो ऑप्शन है COCl3.6NH3 में मैक्स टू मैक्स 3 Cl है. अगर तीनों Cl बाहर हो जाए कॉम्प्लेक्स के तो 6 NH3 अंदर. सो यानी पहला जो है ना, यहाँ से मैं दिखा रही हूँ, जस्ट इमेजिन कोबाल्ट जो है इट विल बी हैविंग NH3 ओके, हेक्साअमाइन कोबाल्ट, एंड इसके बाहर हो जाएगा 3 क्लोरीन. ओके, ऐसा अगर हुआ, हमेशा ध्यान देना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और वहां से कोई डिसोशिएट नहीं होगा इन एक्वस मीडियम. यू ऑलरेडी नो दैट थिंग, राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जो 3 Cl है वो आयोनाइजेबल है, तो यहाँ से तुम्हें 3 Cl माइनस मिलेगा. तो एक्सेस Ag प्लस के साथ कितना मैक्सिमम AgCl बना सकता है, 3 AgCl. तो यानी कि C एंड D ऑप्शन में कट कर देती हूँ. अब मेरे पास 3 AgCl पहले के बाद दूसरा क्या दिया हुआ है. सो दूसरा जो है ना, उसके लिए मुझे देखना है, वहां तक सही हो गया तो AB से मैं टिक कर सकती हूँ. अब COCl3.5NH3, 5 NH3 है. अब ध्यान देना, बहुत लोग बोलेंगे मैम आपने NH3 होल 6 अंदर लेके Cl3 ही बाहर क्यों लिया. सो तुम्हें मैक्सिमम देखो, एक्सेस ट्रीटमेंट के साथ कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उस हिसाब से देखना है. अब यहाँ COCl3, अब कोबाल्ट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे 3+, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना, एंड कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट जब दिखाएगा ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है. कोबाल्ट 3+, मैं फिर से बता देती हूँ, कोबाल्ट 3+ के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. सो स्पेसिफिक कैटायंस के, ठीक है, सेंट्रल कैटायंस के, सेंट्रल मेटल आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होते हैं. कुछ 4 दिखाते हैं, कुछ 4 and 6 दिखाते हैं, कुछ 6 दिखाते हैं, इस तरीके से. तो कोबाल्ट 3+ तो याद रख लो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस में तुम्हें कोबाल्ट दिखाई देती है. इट बिलोंग्स टू द 3D सीरीज. सो ये कोबाल्ट जो है तुम्हें नंबर 27, तो दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर 6. यहाँ दिखाएगा 6 अंदर होनी चाहिए, है ना, लिगैंड्स जो है यहाँ मोनोडेंटेड दिख रही है. तो उस हिसाब से मैं अगर बोलूं सेकंड के लिए, तो तुम बोलोगे कोबाल्ट के साथ मैम NH3 5 ही दिख रहा है, यानी कि एक Cl अंदर डालनी पड़ेगी टू मेक द कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तभी तो लिगैंड 6 है, 5 एमाइन और 1 क्लोरीन, यानी कि यहाँ पे बाहर क्लोरीन ना 2 ही हो सकता है. क्लियर, यानी कि ये 2 AgCl करेक्ट है.
और तीसरे केस में और एक NH3 घट गया, 4 हो गया, उस हिसाब से CO NH3 होल 4, ठीक है, और 2 Cl अंदर चला जाएगा, अंदर का तो बाहर नहीं निकल सकता, बाहर सिर्फ एक है यहाँ पे। अब जब एक ही Cl बाहर से वो आयोनाइजेबल है तो एक ही Cl माइनस, यहाँ 2 था तो 2 Cl माइनस दे रहा था, जितना Cl माइनस बाहर है वही Ag प्लास्टिक के साथ मिलके AgCl बनाएगा, तो which option will be correct? D. Very easy question this is, and this is also recent, you can consider 2017. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज यहीं पे मैं सिखा देती हूँ। वार्नर्स थ्योरी तुम लोग जब स्टार्ट करोगे, है ना, वार्नर्स थ्योरी में ज्यादा कुछ खास है नहीं। वार्नर्स थ्योरी, वार्नर इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मेनली यहाँ जो प्राइमरी वैलेंसी की कॉन्सेप्ट है, सेकेंडरी वैलेंसी की कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट? Oxidation state of the central metal atom or cation. So oxidation state of central metal atom और ion, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। अब दूसरा हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। सो सेकेंडरी वैलेंसी इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। सो हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, किसकी कोऑर्डिनेशन नंबर? सेंट्रल मेटल केटायन की, कि वो कितना लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल मेटल केटायन कैन accept, okay, so number of lone pair central metal cation can accept। थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ ताकि दिखाई दे अच्छे से। ये चीज नीचे जो मैं लिख रही हूँ इसको एक बार देखो क्या लिखा गया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ कोबाल्ट 3+ की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, इसीलिए मैंने सभी में 6 लिगेंड्स को अंदर डाला है। क्लियर? एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? सो बाय यूजिंग एक्स मेथड, जैसे रिडॉक्स क्वेश्चंस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालते थे, ऐसे ही करना है सिंपल, ओके। एक बार चलो दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ओके। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि ए एग्जांपल ले लिया गया, K4 FeCN होल 6, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। K4 इसका मतलब हो गया 4 इंटू +1, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है। आयरन का तुम्हें निकलना है ना, तुम्हें नहीं मालूम, x ले लो। देन साइनाइड 6 है तो 6 इंटू -1, एज ए होल दिस इज न्यूट्रल, so you can see 4 minus 6, that is -2, goes to right hand side becomes +2, so आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +2, ठीक है। ऐसा सिंपली कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, क्लियर? तो वो चीज ध्यान देना। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट गिव्स यू द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे यानी कि मुझे पूछे इस कॉम्प्लेक्स में, तो मैं प्राइमरी वैलेंसी बोलती 2 है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? साइनो मोनोडेंटेड लिगांड है, यानी कि एक साइनो जो लिगांड है, साइनिडो या साइनो, इट गिव्स 1 लोन पेयर, तो 6 है ना, 6 into 1 कितना देगा? 6। सो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हुआ? 6 हुआ। प्राइमरी वैलेंसी 2 हुआ इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इथिलीन डायमाइड, ये तो वेरी वेरी रिसेंट क्वेश्चन, लीग 2021। इथिलीन डायमाइड टेट्रा एसिटेट EDTA आई इज, इस समय देखो क्या दिया हुआ है, पहला ट्राइडेंटेड। देखो ट्राइडेंटेड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इथिलीन डायमाइड टेट्रा एसिटेट जो है, टेट्रा एसिटेट अगर लिखा हुआ मिले EDTA पे तब चार्ज होगा 4-, जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्चुअली EDTA 4-, इसका मतलब इथिलीन डायमाइड टेट्रा एसिटेट, एंड दैट इज योर हेक्साडेंटेड लिगैंड। हेक्सा, यूनिडेंटेड भी गलत है, बाई भी गलत है, हेक्साडेंटेड। कितना आसान है देखो, है कि नहीं? तुम्हें अगर, और एक काम कर लेना, लिगैंड्स जितना तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओके, अगर तुम कोचिंग कर रहे हो या किसी से पढ़ रहे हो, ट्यूशन ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, तब तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास मटेरियल होंगे,
बट इफ यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी थिंग, ओके, एंड जस्ट 12 पास किया है तुमने, कुछ ही दिन रिवीजन के लिए टाइम मिला, तो तुम एक काम करो, एनसीईआरटी में ही जितने लिगेंड्स है उसी को याद करो। उसमें से कुछ होंगे जो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड, है ना। डेंटिसिटी के बेसिस में मैं लिगेंड्स के बारे में बोल रही हूँ। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस फॉर लिगेंड्स, सो आई एम मेनली क्लासिफाइंग द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हियर। यानी कि डेंटिसिटी माने टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर, कितना, मोनो, डाइडेंटेड या बाइडेंटेड, देन ट्राई का याद कर लो एक दो जो भी दिया हुआ है वहाँ पे, देन टेट्रा, देन पेंटा, देन हेक्सा, ठीक है। और हेक्सा का यही एग्जांपल याद कर लो काफी है, क्योंकि इससे अलावा हेक्सा का दूसरा कभी भी दूसरा नहीं पूछते हैं। सो EDTA 4 माइनस, EDTA 4 माइनस, नेम इज इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिड। ओके, सो दिस इज योर हेक्साडेंटेड लिगैंड विद 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। अब सोचोगे मैम आप तो हेक्साडेंटेड बोल लिया, ठीक है, याद कर लेंगे। 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन डोनर एटम दिखा दीजिए, तो ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते स्क्रीन, इसमें मैं पूरा इसको अच्छे से दिखा देती हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। इसमें ना पेंटा हेक्सा का एक एक याद ही करा देती हूँ मैं इसी वीडियो में, तो ध्यान देना। इसी नाम का यूज करते हुए मैं तुम लोग को एक एक एग्जांपल दे देती हूँ। EDTA एक लिखा मैंने 3 माइनस चार्ज, और एक मैंने क्या लिखा देखो, EDTA 4 माइनस चार्ज। तुम्हारा क्वेश्चन ये राइट हैंड साइड वाला है, पूरा फुल नेम लिखा हुआ है ना, यू कैन सी हियर। तो दोनों का मैं नाम लिख के दिखाती हूँ, ध्यान देते रहना। हाँ, पहले का 3 माइनस जब भी दिखे चार्ज, इसका मतलब दिस इज योर इथिलीन डाइएमाइन ट्राई एसीटेटो, and EDTA 4 minus is ethylene diamine tetra acetate। ओके, अब इसको करने से पहले मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, इन दोनों के लिए ही बेसिक एक पॉइंट बताने जा रही हूँ, जो मैं बाद में ड्राप कर दूंगी, वो एक बार देख लेना तुम लोग मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, इथाइन या इथीन, दिस इज योर इथीन, है ना, एल्कीन है ना, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन है इथीन। इथीन का कॉमन नेम क्या है, इथाइन, ठीक है। इसमें जो डबल बॉन्ड है उसका एक बॉन्ड मिटा दो, इसका एक बॉन्ड मिटा दिया मैंने। अब क्या करना ना, उस बॉन्ड के हिसाब से, अब उसमें जो डबल बॉन्ड था उसके जगह अगर हम एक एक एमाइन लगा दें, हुआ। अब इसमें ये इसका पार्ट क्या है, इथिलीन एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप है, तो एज ए होल इस ग्रुप का नाम हो गया इथिलीन डायमाइन। क्या हो गया, दोनों नाम का कॉमन पहला दो वर्ड देखो, इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन। इज इट क्लियर? सो ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इथिलीन डायमाइन। अब बोलोगे मैम इथिलीन डायमाइन की डेंसिटी क्या है? सो इथिलीन डायमाइन में अगर देखोगे, कार्बन डू नॉट हैव लोन पेयर टू डोनेट, बट नाइट्रोजन हैव लोन पेयर टू डोनेट। सो इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि ये लिगान कैसा लिगान बिहेव करेगा, न्यूट्रल। एट द सेम टाइम हाउ मेनी लोन पेयर्स इट हैज, 2 लोन पेयर to donate, and that's why it is a bidentate or didentate ligand. It is a bidentate or didentate ligand. Clear? पर इसको मैं मिटाने जा रही हूँ बिकॉज यहाँ मुझे इथिलीन डायमाइन क्वेश्चन नहीं पूछा। क्लियर? लेकिन ये मुझे बताना था क्योंकि वहीं से तुम ये दोनों जो लेफ्ट एंड राइट में मैं लिख के रखी हूँ EDTA 3 माइनस 4 माइनस याद कर सकते हो। इसमें ना नाइट्रोजन जो है, कितना हाइड्रोजन दिख रहा है दोनों साइड, दो दो चार, उसी को मैं अब चेंज करके क्या करूंगी, ध्यान से लिखते रहना। यहाँ आ जाता है, ये हो गया CH2 CH2, जो N है ना, N है ना, इसमें टोटल 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। उसमें से मैं क्या करूँ, अगर एसीटेटो लगा दो, CH2COO माइनस एक लगा दिया एसीटेटो, दो लगा दिया एसीटेटो, एसीटेटो माने एसीटेट आयन। ओके, एसीटेट आयन एक्चुअली एसिटिक एसिड से आता है, ये दिस इज योर एसिटिक एसिड CH3COOH। वहां से अगर एक H प्लस निकाल दो ना, then after the release of one H plus, the anion or the conjugate base you will be getting will be CH3CO minus। जब इसी को तुम्हें कहीं ज्वाइन करना है तो obviously this carbon will have 2 hydrogen not 3, है ना, 4 bonds। सो ये हो गया CH2CO minus CH2CO minus, और दो साइड में से एक साइड और भी डाल सकते हो CH2CO minus।
बट फोर्थ साइड मैंने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। क्या लिया है, हाइड्रोजन। ऑल द फोर साइड कर देते हैं ना तो EDTA 4 माइनस हो जाता, तो मैंने लेफ्ट साइड में तो 3 माइनस लिखा है, इसीलिए मैंने 3 लिया। ट्राई एसीटेट, नाम में देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई एसीटेट, ठीक है। अब अगर EDTA 3 माइनस तुम्हारा क्वेश्चन होता, मैं अभी क्यों बता रही हूँ, बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो टेट्रा एसीटेट, तो डायरेक्ट वो बोलिए। अब देखो जो क्वेश्चन 21 में आया डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, उसके आगे का या पीछे का आस पास का ही मंगाते रहते थे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब सा आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, ऐसा कभी नीट ने नहीं किया। सो तुम लोग देख चुके हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं वैसे भी, तो उस चीज को ध्यान देना। इसीलिए मैं बता रही हूँ उसके आसपास को प्रिपेयर कर लोगे तो पूरा चैप्टर हो जाता है। अगर डिट्टो जो क्वेश्चन है उसी को पढ़ोगे, उसके आगे पीछे नहीं देखोगे तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो पीवाईक्यू को दो तरीके से पढ़ सकते हो, लास्ट मोमेंट कुछ क्वेश्चंस देखना है ऐसे, या फिर पीवाईक्यू के थ्रू ही चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट आइडिया टू गो थ्रू द पीवाईक्यू, एंड पीवाईक्यू को एक क्वेश्चन को लेके उसके आमने सामने आस पास से किस टाइप के क्वेश्चन हो जाए। जैसे ये तुमने लिगान के क्वेश्चन किए, तो तुम मोनो बाई डाई जितना मैंने बोला ट्राई टीट्रा पेंटा हेक्सा का जो एनसीईआरटी में है या फिर जो तुम्हारे रेफरेंस बुक में है, जो भी नोट्स है टीचर के, उसको पढ़ डालो, तो हो गया ना। एक क्वेश्चन के बाद जस्ट 10-15 मिनट में तुमने अपना पूरा एक टॉपिक कर लिया। समझ आ रहा है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो 5 साल 4 साल का भी अगर तुमने कर लिया ना पीवाईक्यू, तब भी बहुत अच्छा खासा एक मार्क्स ला सकते हो। केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी इजी है इफ यू आर थोरो विद योर प्रिपरेशन। ओके, सो यहाँ आ जाओ। सो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इसमें क्या करना है, ये जो N में 4 था ना CH2 में अटैच्ड, ये सभी में एसीटेटो लगा दो। 1 2, ये हो गया 3 एंड 4, ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर है तो वो दोनों दे सकता है, साथ ही ये O माइनस दे सकता था, O माइनस दे सकता था, ये O माइनस दे सकता था, और यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन ये देगा नहीं। तो अल्टीमेटली 3 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन है इसमें EDTA 3 माइनस में। हमारा क्वेश्चन है EDTA 4 माइनस, उसमें ऑक्सीजन कितना दे रहा है, लेफ्ट साइड में 2 दिखाई दे रहा है तुम्हें, और राइट में भी 2 दिखाई दे रहा है ना। एसीटेटो 4 है तो 4 ऑक्सीजन, एंड ये जो नाइट्रोजन है और ये जो नाइट्रोजन है न्यूट्रल। तो इस क्वेश्चन को उन लोगों ने अभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, हो सकता है नेक्स्ट इस साल में या नेक्स्ट ऐसे पूछ दे कि इसमें न्यूट्रल एंड निगेटिव आयन कितनी है, तो न्यूट्रल डोनर साइड 2 है, निगेटिव 4 है, या फिर ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव है, ऑक्सीजन 4 है नाइट्रोजन 2 है। सो देखो ऑक्सीजन 4 है नाइट्रोजन 2 है, तो पूरा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अल्टीमेटली खत्म किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। The type of isomerism shown by the complex, in 2018 की क्वेश्चन है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। सो इसमें तुम्हें एक सेंट्रल मेटल कैटायन दिख रही होगी कोबाल्ट, एंड यू आर गेटिंग Cl2En2। En is the short form for ethylene diamine, which is a didentate ligand, neutral ligand. You can also say it is ethane 1,2-diamine as per IUPAC nomenclature. So ये जो फॉर्मेट है उसको बना लो, ये है सेंट्रल मेटल कैटायन M, और ये ए बी कर लेते हैं। स्मॉल ए बी से मैंने लिगान डिनोट किया है, स्मॉल ए बी से मैंने मोनोडेंटेड लिगान, ठीक है ना, डिनोट किया है। और Cl कितना है 2, सेम सेम 2 है तो A2 कर दो। और जो B है, अच्छा तो इथिलीन डायमाइन के लिए हम एक काम कर लेते हैं, वो तुम्हारा डाइडेंटेड लिगान है, तो एक काम कर लेते हैं इसको ए कर लेते हैं। इथिलीन डायमाइन इज अ सिमेट्रिकल लिगांड है ना, कैसा था NH2 CH2 CH2 NH2, यानी कि बीच से कट करो लेफ्ट साइड, सो इट इज अ सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगांड। Cl इज मोनोडेंटेड बट दिस इज डाइडेंटेड, तो इसको मैं A कर देती हूँ और वो होल 2 है। ध्यान देना A फॉर्मेट जो है दैट इज फॉर डाइडेंटेड लिगांड, और जो स्मॉल a है वो फॉर मोनोडेंटेड मैंने लिखा है। तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कब होगी, so coordination isomerism, ionization isomerism, linkage isomerism are the types of structural isomerism। इसका टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, इसका ज्योमेट्रिकल से कोई लेना देना नहीं। टोटल 7-8 टाइप्स, जितने भी टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो तुम लोग को एक बार पढ़ लेना है। इसी वीडियो से मैं बता रही हूँ, जस्ट हार्डली 5 मिनट्स इट विल टेक।
ओके जैसे एंड अगेन आई एम सेइंग इनऑर्गेनिक में अगर तुम्हारे पास कोई नोट्स नहीं है देन यू कैन इवन रेफर एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक पोर्शन में एनसीईआरटी हेल्प्स यू अ लॉट। सो कोऑर्डिनेशन एंड आइसोमेरिज्म होने के लिए यहाँ कोऑर्डिनेशन तो एक ही जो बना हुआ है, इसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन है ही नहीं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए आयनिक होने के लिए बाहर में कुछ तो होना चाहिए, पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो आयोनाइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है। लिंकेज के लिए भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट तुम बता सकते हो ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल होने के लिए क्या होना जरूरी है, ऑब्वियसली सिस एंड ट्रांस, है ना। सिस कब होता है, जब वो एडजेसेंट होती है, ठीक है। ट्रांस का मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री में होना, एंटी होना, तब ट्रांस बोलते हैं हम लोग, एंड सिस माने एडजेसेंट। सो इस स्ट्रक्चर का Na2Aa होल 2 का, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कोबाल्ट के जगह आयरन कर दे या प्लैटिनम कर दे, वो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इज सेम। सो ये M हो गया। तो ध्यान देना, एक काम कर सकते हो, जो इथिलीन डायमाइन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल कैटायन, चलो मैं कोबाल्ट के फॉर्म में लिख देती हूँ, ये सेंट्रल में कोबाल्ट बना लेना। सो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, सिस बनाना है ना, तब एक काम करो, इथिलीन डायमाइन ऐसे जोड़ दो, ये एक इथिलीन डायमाइन है, मैंने सिर्फ N लिखा है, ठीक है, NN करके लिख सकती हो रुको, क्योंकि नाइट्रोजन इज द डोनेटिंग साइड, तो जस्ट NN करके लिख दो। ये N ने डोनेट किया, बीच में तो C होगा, है ना, ये तुम्हारा NN करके डोनेट किया, तो यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, तो ये दोनों ना एडजेसेंट है, यानी कि तुमने ये सिस फॉर्म बनाया। उसके राइट साइड में मैं बना देती हूँ ट्रांसफॉर्म माने NT, यानी कि Cl, और दूसरा Cl इट हैज टू बी एट 180 डिग्री, और फिर यहाँ N, यहाँ N, ठीक है। ये NN से मैंने पूरा CH2 NH2 NH2 को रिप्रेजेंट किया है शॉर्ट फॉर्म में, और ये हो गया तुम्हारा ट्रांस। सिस ट्रांस जब भी पॉसिबल है, दैट विल ऑब्वियसली गिव यू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर। तो मैं फिर से बता रही हूँ, जो सिंपल कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, लिंकेज ऐसे करके, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म ऐसे करके जितने सारे हैं, ठीक है, ज्यादा तो हाइड्रेशन आइसोमरिज्म रिलेटेड टू हाइड्रेटेड मींस वाटर क्रिस्टलाइजेशन H2O, इस टाइप के करके जो है उसको जल्दी से तुम लोग 5 मिनट एनसीईआरटी से निकाल के देख लेना। जैसे ये वीडियो देख रहे हो, अपना इस चैप्टर का एनसीईआरटी साथ में रखो, और जो मैं बताते जा रही हूँ उसी दौरान इसको पॉज करके उसको पढ़ो, फिर वीडियो को आगे बढ़ो, फिर मैंने बोला ये देख लो, फिर 5 मिनट उसको देखो, फिर पॉज करके आगे बढ़ो, तो 1 घंटे का वीडियो में चाहे तुम्हें 1.5-2 घंटा लग जाए, बट एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड आउट ऑफ ऑल द 30 चैप्टर, अगर एक चैप्टर तुम्हारा 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में पूरा अच्छे से हो गया, तो काफी अच्छा इसका असर होगा। Next, what is the correct electronic configuration of the central atom in K4FeCN6 based on the CFT crystal field theory? ठीक है, तो crystal field theory actually based on what? सी, दो थियरी मेनली तुम लोग पढ़ोगे, है ना, एसपाईओ सिलेबस। एमओटी जो है केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एमओटी के बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर में नहीं है, मेनली यहाँ VBT यूज करके एंड CFT यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है इन योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। सो हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पढ़ेंगे। सो दे आर टेलिंग यू टू सॉल्व द क्वेश्चन एज पर CFT। अब क्रिस्टल फिल्ड थियरी जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन आयोनिक बॉन्डिंग, ओके, एंड जो VBT है ना, इट इज बेस्ड ऑन कोवलेंट बॉन्डिंग। तो बेसिक डिफरेंस तो वहीं से शुरू होती है, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ना क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में जो सेंट्रल मेटल कैटायन है ना कोऑर्डिनेशन के, उसको हम एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज जैसे इमेजिन करते हैं, और जो इनकमिंग लिगैंड्स है ना, जो पास आ रहा है सेंट्रल मेटल कैटायन के टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन सिस्टम, उसको हम एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज या डाइपोल जैसे मानते हैं। अगर नेगेटिव लिगैंड, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, और अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक एमोनिया वगैरह पास आ रहा है बाय गिविंग इट्स लोन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन उसको हम डाइपोल जैसे मान लेंगे। क्लियर। अब उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और दैट इज द बेसिस फॉर CFT, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वो डायरेक्ट हम लोग वहीं पे आते हैं। तो CFT में तुम लोग को कैसे पढ़ना है, सो CFT टॉपिक जब पढ़ोगे, बेसिक तो मैंने बता दिया क्या चीज है, मेन चीजें ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ लेना है, पहला ऑक्टाहेड्रल से शुरू करना, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल जैसे ही करोगे बाकी दोनों बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यू नो, स्क्वायर प्लेनार में ऊपर नीचे एक्सियल लगा दो, ऑक्टाहेड्रल है। जैसे ही तुम ऊपर नीचे एक्सियल दो +z एक्सिस के अबाउट जो लिगान से हटा दोगे, यू विल गेट द स्क्वायर प्लेनर।
you will get the square planar ज्योमेट्री, है ना। और इसके अलावा ऑक्टाहेड्रल में आइदर sp3d2 या d2sp3 होता है ज्योमेट्री, है ना। ऑक्टाहेड्रल में sp3d2 और d2sp3 होती है। अगर sp3d2 हुआ d sp3 के बाद आया तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और अगर d2sp3 यानी कि इनर d यूज हुआ तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर की है वेरिएशन dsp2 एंड एक और है दैट इज योर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। सो टेट्राहेड्रल वाले में होगा sp3, ठीक है। सो ये तीनों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, और ऑक्टाहेड्रल में जो CFSE वैल्यू होगी उसको हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं, स्क्वायर प्लेनर वाला डेल्टा SP से, टेट्राहेड्रल वाला डेल्टा T से। सो इन तीनों की क्या रिलेशन है सब मैं बताने जा रही हूँ। पहले हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, ये क्वेश्चन भी वेरी रिसेंट है, 2019, तो मैं फोकस करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाने में, ठीक है। बट एक चीज ध्यान दो, ये क्वेश्चन कौन सी पार्ट से आया है, ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल? ऑक्टाहेड्रल लीड्स टू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, देख सकते हो साइनो लिगांड है यहाँ पे और कितना है 6 है। सो वी विल फोकस ऑन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग नाउ। तो ऑक्टाहेड्रल पूरा मैं अच्छे से करा देती हूँ, नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा व्हाइट स्पेस मिल जाए तो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ करके सिखा देती हूँ। तो इस पेज में मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, तो ध्यान देना, ये मैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सिखा रही हूँ। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनने के लिए लिगेंड्स आएगा कैसे, पहले राइट हैंड साइड देखना जहां मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ। ये सेंट्रल मेटल कैटायन कोई भी इमेजिन करो, M फॉर एनी, यू कैन टेक आयरन, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, क्रोमियम, कुछ भी इमेजिन कर लो अपने मन से। और उसमें N प्लस मतलब इट कैन बी +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3, कुछ भी उसकी जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और उसकी वजह से कुछ वैकेंट उसके पास d ऑर्बिटल होंगे, कुछ d ऑर्बिटल होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल भी होंगे। जैसा भी हो उसके कुछ d ऑर्बिटल्स है जो कि डबल डम्बलिंग शेप होती है, और d ऑर्बिटल टोटल ओरिएंटेशन होता है 5, और वो 5 d ऑर्बिटल में से होगा 2 एक्सियल एंड 3 नॉन एक्सियल। एक्सियल माने जो d ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, और नॉन एक्सियल माने जो एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में कहीं ना कहीं हो सकता है, नॉट ऑन द एक्सिस, दे आर नॉन एक्सियल। अब ध्यान देना, वो भी मैं दिखाऊंगी, पहले इस चीज को फोकस करो। सो इसमें इमेजिन करो कुछ d ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, d ऑर्बिटल्स होंगे। और लिगांड्स कैसे आएंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें लिगांड्स ऐसे आएंगे, अगर ये +x डायरेक्शन है, ये -x डायरेक्शन, इसके साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाना, हाँ। इधर अगर +y डायरेक्शन देन ये हो गया -y डायरेक्शन। फिर अगर ये तुमने ले लिया +z देन इधर ले लेना -z डायरेक्शन फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो ये स्क्वायर प्लेनर जैसा बिहेव कर रहा है ना, ये वाला, और ऊपर नीचे कर दोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, क्लियर। तो ये सभी जो डायरेक्शंस मैंने दिखाया, हर डायरेक्शन से अभी मैं दिखाऊंगी कि आ रहा है लिगांस। सो लिगांस ऑक्टाहेड्रल में आता कैसे है, ये मैं पूरा सिर्फ क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं कि वो क्वेश्चन ना आके इस CFT के ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से कोई भी क्वेश्चन आए बन जाए, इस प्रकार से मैं इसका थियरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, तो ध्यान देना अच्छे से। सो ऐसे लिगांस आ रहा है, ठीक है, +x - x, +y - y, +z - z, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल यू नो all the bond जो angles है they are of 90 degree mutually perpendicular, this is a 3 dimension geometry। अब ध्यान देना इसमें क्या होगा, अब ये जो m का जो d ऑर्बिटल्स मैंने बोला था ना डबल डम्बल, तो उसमें से 5 d ऑर्बिटल में से क्या है ना dxy, dyz, एंड जो dxz या zx है ये कुछ इस प्रकार की है। ये अगर xy है तो वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, देखो कैसा है ना, इन बिटवीन है, इन बिटवीन है। अगर ये z एंड y है और ये अगर z एंड x है, ये सब इन बिटवीन है, नॉट ऑन द एक्सिस, तो इसीलिए इन तीनों को हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, नॉन एक्सियल, एक्सिस के ऊपर नहीं है। और दो ऑर्बिटल में इधर दिखाती हूँ, चलो, ये dz² ऑर्बिटल, और एक मैं दिखाती हूँ, चलो, ये भी एक्सिस के ऊपर, देख रहे हो डायरेक्ट एक्सिस के ऊपर, xy में ये हो गया dx² - y²। तो ये दोनों जो मैंने बनाया ना, ये दोनों तुम्हारी
एक्सियल डी ऑर्बिटल है और ये तीनों तुम्हारी नॉन एक्सियल था। तो तुम खुद सोचो जो एक्सियल डी ऑर्बिटल होगी ना मेटल की, तो वो उसी एक्सिस के डायरेक्शन में होगी जिधर से लिगांड आ रहा है। तो लिगांड को रास्ते में कौन मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा एक्सियल वाला। यानी कि लिगांड जब धीरे 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 इनफाइनाइट डिस्टेंस से धीरे धीरे मेटल के पास आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने, सो लिगांड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल गेट रिपेल ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सियल ऑर्बिटल है उस पे लिगांड का असर ज्यादा होगा और इसीलिए एक्सियल जो ऑर्बिटल उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी बाय हायर रिपल्शन एंड ये जो तीन ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो लो रहेगी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वैसे अगर लिगेंड्स अप्रोच नहीं करते, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, मेटल के ऑल 5 डी ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट माने all will have the same energy level because all of these 5 orbital actually same सबशेल का हिस्सा है, that is the d सबशेल। सेम सबशेल के ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट कहते हैं because they have the equal amount of energy। सो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी में था, जैसे ही लिगेंड्स आया थोड़ा सा एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगा और फाइनली वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाई एनर्जी लो एनर्जी। क्लियर? अब चलो मान लो ये 5 ऑर्बिटल मैंने बनाया, ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल जब वो मेटल एटम फॉर्म में था या आयन फॉर्म में था जहां बॉन्डिंग नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे ऑल 5 डी ऑर्बिटल हमने डीजेनरेट सिस्टम में बनाया, थोड़ा सा उसकी एनर्जी बढ़ गया, अभी वो डीजेनरेट सिस्टम में ही है बट थोड़ा सा एवरेज एनर्जी जो है देख सकते हो थोड़ा बढ़ गया। अब फिर क्या होगा? स्प्लिट होगा। अब देखो एनर्जी लेवल अप एनर्जी लेवल डाउन है ना, एवरेज ताकि आके इसी में मिले। ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन पॉइंट है, एवरेज पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। अब ध्यान देना ऊपर कौन सा ऑर्बिटल लिखेंगे और नीचे कौन सा ऑर्बिटल। अब ध्यान दो ऊपर कौन जाएगा जिसकी एनर्जी हाई हो गई है यानी कि एक्सियल। एक्सियल में 2 ऑर्बिटल आएंगे, कौन कौन आएंगे? dz² एंड dx² माइनस y²। ठीक है, सो इसमें आ जाएंगे dx² माइनस y² एंड dz²। एंड नीचे कौन आएंगे? सो द बॉटम पोर्शन देयर द लेसर एनर्जी लेवल्स यानी कि dxy, dyz एंड dzx। क्लियर? तो ये चीज है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन फिल अप करनी है, तो मैंने बता दिया कौन सा लेवल अप है कौन सा लेवल डाउन में रहेगा सारी चीजें। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स और नीचे का ये हो गया तुम्हारा जो नॉन एक्सियल्स दे आर T2z ऑर्बिटल। क्लियर? अब उसी हिसाब से T2z इजी में तुम्हारा क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा ऊपर जाना चाहूंगी, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करके। क्या दिया था? K4 FeCN होल 6 ना। ओके, तो यहाँ ध्यान देना। सो K4 क्वेश्चन है हमारा K4 FeCN होल 6। इसका मतलब Fe पे चार्ज कितना होगा? +2, Fe2 प्लस। अब देखो आयरन की एटॉमिक नंबर 26, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s2 3d6। सो 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया ना, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s ऑब्वियसली बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट शेल है ना, 3d से बाहर है। सो यहाँ हो जाएगा आर्गन 3d6 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला तुम्हें? 3d6। डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। वही काम का चीज है। और दूसरी काम का चीज है कि स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड है कि वीक फिल लिगांड है मेरे क्वेश्चन में। So in my question it is a strong fill ligand cyano। मैं लास्ट में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी हूँ इसी पीडीएफ में, मैं दिखा दूंगी स्क्रीन में। अभी फिलहाल साइनो जो है एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड है। हमेशा ध्यान देना जो स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड होती है उसकी जो स्प्लिट करने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि अपर एंड लोअर जो वैल्यू का जो स्प्लिटिंग जो वैल्यू है ना डेल्टा ई डेल्टा ओ, दैट वैल्यू विल बी हाई। और जब भी ये डेल्टा ओ वैल्यू हाई हो जाएगा इट विल बिकम डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। What is P? P for pairing energy। Pairing energy क्या है? The energy required for the pairing of electron। हमेशा ध्यान देना स्ट्रॉन्ग फिल जैसे ही होगा डेल्टा और वैल्यू P से बहुत ज्यादा, यानी कि ये स्प्लिटिंग जो अपर एंड लोअर के बीच में ये जो डेल्टा वो वैल्यू है वेरी हाई। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे फिल अप होगा ना नीचे ही रह जाएगा जब तक ये कंप्लीटली फिल नहीं हो, ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, सो इसीलिए स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड के केस में हम लोग देखेंगे कि पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, ऊपर ऑर्बिटल्स में जाने से पहले पेयरिंग हो जाएगा। क्लियर? यानी कि चलो 6 इलेक्ट्रॉन फिल अप करते हैं, 1 2 3 के बाद ऐसे 4 5 होना चाहिए था,
फिर 6 होना चाहिए था। ऐसा होता अगर ये साइनो ना होके कोई वीक फील्ड लिगैंड होता। एस साइनो इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बिकॉज ऊपर जाना मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी, तो वो नीचे ही रहेगी। 1 2 3 के बाद 4 5 6, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के कारण T2Z में 6 इलेक्ट्रॉन है और EZ में अब तक 0 इलेक्ट्रॉन है। सो इट्स आंसर विल बी T2Z6 EZ0। एक बार देख लो, T2Z6 EZ0। आई होप सबका ये क्लियर हो गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। T2Z6 EZ0 मुझे मिल रहा है सी ऑप्शन, ठीक है, T2Z6 EZ0। Next, aluminium chloride in acidified aqueous solution forms a complex A in which hybridization state of aluminium is B. So तुम्हें A and B बताना है। देखो A and B बताना है respectively. So you have to tell A and B respectively. तो चलो देख लेते हैं कि कैसे किया जाए। Now, इसमें तुम्हारा आंसर होगा A। कैसे? एल्यूमिनियम जो है ये हेक्सा एक्वा बनाएगा, ठीक है, और जैसे ही वो बनाएगा एक्वा यानी कि H2O का नाम है, इट इज अ न्यूट्रल लिगैंड, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगैंड, एंड इट विल बी हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट 0। और H2O का अगर 0 चार्ज है तो ऑब्वियसली बाहर का 3 का जो चार्ज दिख रहा है वो कहाँ से आया होगा? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। और उस हिसाब से अगर इसको सॉल्व हम करेंगे, 6 है ना, तो 6 होने से दो ही ऑप्शन है, आइदर यू विल गेट sp3d2 या d2sp3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू बोरोन फैमिली, दैट इज योर ग्रुप नंबर 13। एंड ग्रुप नंबर 13 में जस्ट इमेजिन करो इसमें डी फिलहाल ही नहीं होता है ना, डी इसमें हम लोग देखेंगे तो ध्यान देना, इसमें एल्यूमिनियम H2O6, तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला, इसमें होगा sp3d2, ठीक है। sp3 के बाद तुम्हारी, क्योंकि 3 निकल गया ना इलेक्ट्रॉन, 3 जैसे ही निकल गया इसका 13-3 ये नियॉन कॉन्फ़िगरेशन बन गया, यानी कि इसकी जो 3s 3p एंड 3d, इसलिए sp3d2 हुआ, ना कि d2sp3, ठीक है। उस चीज को ध्यान देना, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ लीड्स टू 3s खाली 3p खाली, ओके, इसलिए 3s 3p और एक s, 3s माने थर्ड ऑर्बिट का एक ऑर्बिटल, एंड उसके बाद p ले लिया 3, इसके बाद फिर d में जाना पड़ा जहां पे 3d खाली था, और अल्टीमेटली sp3d2 हुआ, ठीक है। चलो, सो मैंने CFT में कौन सा बता दिया? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट कर दोगे ना, यू विल गेट द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। दूसरा क्वेश्चन में मुझे मौका मिले तो मैं टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर बता दूंगी, ठीक है, अगर नहीं मिले तो लास्ट पेज में बता दूंगी। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर COCl6 4-। अब COCl6 मतलब सेम कोऑर्डिनेशन नंबर वही 6 है, एंड यहाँ पे चार्ज है 4-। क्लोरीन का -1 करके 6 क्लोरीन था, यानी कि कोबाल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कोबाल +2 है ये, और इसकी CFSE वैल्यू दिया हुआ है इतना। अब 6 लिगांड का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यानी कि डेल्टा ओ वैल्यू तुम्हें ये सेंटीमीटर इनवर्स मतलब ये 1, देखो सेंटीमीटर इज फॉर वेवलेंथ, यानी कि ये 1/λ 1/वेवलेंथ फॉर्म में ये आंसर दिया हुआ है। सो उस हिसाब से ध्यान देना, बिकॉज वी नो एनर्जी इज व्हाट Ac/λ। सो तुम एनर्जी किलो कैलोरी फॉर्म में लिख सकते हो, जूल फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर जस्ट 1/λ, ओके, Ac/λ का ये लैम्डा का यूनिट के हिसाब से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। अब डेल्टा ओ कितना दिया हुआ है, जस्ट हमें तो न्यूमेरिकल लिखना है 18,000। CFSE फॉर COCl4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक चीज आ गया कि ये DsP2 होगा या sp3 होगा, उसी हिसाब से फिर तुम वैल्यू पुट करोगे, है ना। अगर DsP2 हुआ तब डेल्टा sp, और अगर sp3 हुआ तो डेल्टा t, तो वही तुम्हें निकालना है कि डेल्टा sp निकालना है या डेल्टा t निकालना है। बट फॉर इट यू नीड टू नो वेदर इट दिस कॉम्प्लेक्स इज DsP2 or sp3। हाउ टू चेक whether this is DsP2 or sp3? For that you have to see that chlorine जो है that is a weak field ligand, ओके। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हेलोजेंस है, सो
Coordination number 4 has two capacities like three you can say D sp2 and sp3. तो इसमें होगा क्या टेट्राहेड्रल. ओके सो इसीलिए हमें डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ की रिलेशंस को ध्यान देना है. तो मैं दोनों रिलेशन बता देती हूँ, इसको याद रखना. डेल्टा टी माने क्रिस्टल फिल stabilization energy for tetrahedral geometry and that is equals to 4/9 of delta O. एंड यही हमें सॉल्व करना था. दूसरा फॉर्मूला मैं नेक्स्ट बॉक्स में डाल देती हूँ क्योंकि वहां मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है. डेल्टा एस पी माने स्क्वायर प्लेनर के लिए डेल्टा वैल्यू दैट इज 1.3 ऑफ डेल्टा ओ. यानी कि हाईएस्ट कौन हुआ, इससे समरी यही मिलता है कि डेल्टा एस पी इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी. ओके सो यहाँ पे डेल्टा टी इज 4/9 यानी कि 4/9 इंटू डेल्टा ओ का वैल्यू जो है 18,000 पुट कर दो. सो ये 18,000 तो ये 8 ये हो गया 2000 4 2 जा 8000. सो यू हैव गॉट द आंसर 8000. ठीक है 8000. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द ज्योमेट्री मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकल कार्बोनेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना. ठीक है क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं इसको ध्यान से देखते नहीं है या ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में रहते हैं. CO तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सोच लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. हाँ इन जनरल मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हो जाता है कि जहाँ पे तुम्हें स्क्वायर प्लेनर लाइक कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होकर तुम्हें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलना चाहिए था पर यहाँ नहीं मिला. ऐसा क्यों, वही हम लोग अभी देखेंगे. ये तुम्हारा होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद डायमैग्नेटिक नेचर. कैसे, चलो देखते हैं. निकल कार्बोनिल, ठीक है निकल कार्बोनिल ये जो है ठीक है ये CO जो है कार्बोनिल 4 है. ठीक है अब ध्यान देना ये कार्बोनिल न्यूट्रल लिगांड है. अब निकल का मतलब हो गया जीरो चार्ज यानी कि ये एटम जैसा बिहेव किया. अब निकल का 28 है एटॉमिक नंबर यानी कि आर्गन 4s2 3d8 और कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा. यानी कि यूजिंग PVT अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये 3d हो गया. 3d के बाद नेक्स्ट हो गया 4s. आउटर वाइज अगर हम देखें देन हो गया 4. अब ध्यान देना इसमें हमने बना दिया. अब ध्यान देना 3d contain how many electron? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 4s में 2 इलेक्ट्रॉन. अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड. हाँ हाँ बिल्कुल. तो वो क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा है ना. क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा. सो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो एक d ऑर्बिटल खाली हुआ है ना. तो dsp2 होना चाहिए नहीं. तो ये 4s समझ आ रहा है. तो यहाँ d एक खाली करके कर क्या लोगे, d एक खाली हुआ dp3. ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता. तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे. ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, देखो मैं बोल्ड कर रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर पेयरिंग. जो खाली ऑर्बिटल उसमें दोनों ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s से चले जाएंगे ताकि फाइनली 4s खाली एंड 4p खाली. सो फाइनली एक s एंड 3p ऑर्बिटल मिलके जो बनाते हैं दैट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है इसीलिए तो इस चीज को ध्यान देना. दिस इज निकल डू नॉट कंटेन एनी चार्ज. अगर निकल 2+ हो जाता ना जैसे निकल साइनेट के साथ होता ना तब dsp2 होता. बट ये निकल कार्बोनिल के साथ तो ये हुआ. और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेकिन कोई नहीं है इसलिए म्यू वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तुम्हारी 0 होगी बिकॉज म्यू का फॉर्मूला है √n इंटू n+2 bm माने बोर्स मैग्नेट. इसको भी साथ पे देख लेना. अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो √1 इंटू 1+2 यानी कि √3bm हो जाता. बट एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, n का वैल्यू 0 इसलिए म्यू का भी 0 होगा वैल्यू. चलो आगे. Correct increasing order for the wavelengths of absorption of visible region. Wavelength of absorption of visible region. Visible region में विजियोर आती है. टोटल 7 कलर्स दिखाई देता है. 7 wavelengths होती है. सबकी अपनी अपनी यूनिक वेवलेंथ विद यूनिक फ्रीक्वेंसी है ना. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम है ना. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. फ्रीक्वेंसी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. Because E equals to you can write h nu or you can write h u by lambda where lambda wavelength.
सो पूछा है कॉम्प्लेक्सेस कुछ कुछ दिया हुआ है, जो कि किसका कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट प्लस। ओके, कोबाल्ट प्लस। सो कोबाल्ट प्लस के बाद साथ एक बार एक्वा है, एक बार इथिलीन डायमाइन है, एक बार एमाइन है। तो इन तीनों से तुम खुद देखो, जो स्ट्रॉन्ग फिल होगा ना वो ज्यादा स्प्लिट करेगा, ज्यादा स्प्लिट यानी कि मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन, है ना, मोर एब्जॉर्प्शन। सो ज्यादा स्प्लिट माने डेल्टा और वैल्यू हाई, समझ आ रहा है। और वो कौन करेगा, जितना स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड होगा ना, जितना स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड होगा उतना ही उसका डेल्टा ओ ज्यादा होगा, और उतना ही ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन है ना, वो एब्जॉर्प्शन की एनर्जी जो है ना ज्यादा होगा, और एनर्जी ज्यादा होने से उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी कि देखो इथिलीन डायमाइन जो है चिलेट भी बना सकता है, कॉम्प्लेक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और इथिलीन डायमाइन NH3H2 में से इथिलीन जो है उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, फिर NH3 की है, देन H2 की है। तो डोनेटिंग टेंडेंसी वाइज एनर्जी ऑर्डर ये था इसका, है ना, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी सबसे हाई, और जहां एनर्जी हाई उसी में तो लैम्डा कम। एंड दे आर आस्किंग यू वही चीज, क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देख सकते हो लोअर टू हायर, तो ये हो गया आंसर डी, बिकॉज कम से ज्यादा में जा रहा है। इथिलीन डायमाइन के केस में एनर्जी हाईएस्ट तो वेवलेंथ लोएस्ट। Pick out the correct statement with respect to MnCN6 माइनस, यानी कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी, क्योंकि साइनाइड -6 है, बाहर 3 तो अंदर +3 होना पड़ेगा। अब मैंगनीज +3, मैंगनीज की एटॉमिक नंबर है 25, उसके लिए अगर हम करेंगे इट विल बिकम Argon 4s2 3d5 होता है ना, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ना जाए तो चला गया, तो 4s2 से 4s0 हो जाएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, और 3d5 से 3d4 हो जाएगा, तो मैंने बना लिया। अब उस हिसाब से अगर देखोगे CN है स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड, स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड, तो ऑब्वियसली डी में 4 ही अगर इलेक्ट्रॉन है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिर्फ डी, यू कैन से दैट कुछ ही में इसको देख सकते हो, जैसे कि D1 D2 D3 अगर मैंने दिया ना, मैटर नहीं करेगा स्ट्रॉन्ग फिल है कि वीक फिल है, हमेशा क्या होगा, D2sp3 होगा, क्योंकि D तो तुम्हें 2 ही खाली चाहिए ना, 3 इलेक्ट्रॉन तक अगर हुआ है 3 ऑर्बिटल तक, तो 4th 5th ऑर्बिटल खाली ही है ना ऑक्टाहेड्रल के लिए। लेकिन D4 D5 D6 एंड D7 की कहानी कुछ और है, उसमें वीक फिल है कि स्ट्रॉन्ग फिल है मैटर करता है। ये D4 5 6 7 में से कोई भी अगर वीक फिल में है तो वो sp3 D2 दिखाना पड़ेगा, एंड अगर स्ट्रॉन्ग तो पेयर होके तब D कुछ बच जाएगा ऑर्बिटल खाली फॉर इंटरमिक्सिंग, देन D2sp3। फिर सेम कहानी 8 9 10 में फिर से कोई जरूरत नहीं है, फॉर द नेचर ऑफ लिगैंड it will always be your sp3 D2, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन था D4 का, तो तुम्हें चेक करना होगा, अब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड है और D4 है, तो उसकी आंसर क्या होगी, D2 sp3। तो यहाँ पे sp3 D2 कट कर दो, sp3 D2 कट कर दो, dsp2 कट कर दो, योर ऑप्शन विल बी डी, ठीक है। सेम ये पहला ऐसे क्वेश्चन हम किए थे, तो देख रहे हो कि अगर 5 साल भी करोगे तो तुम्हें रिपीटेड थिंग्स स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन दे तो कभी ही पूछते हैं, 10 साल में कभी रिपीट होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होती, बट थिंग्स और द कॉन्सेप्ट रिपीट, सेम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, जस्ट थोड़ा इधर उधर, मैंगनीज था इस बार कोबाल लगा दिया, इस बार आयरन लगा दिया, कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा। John Taylor effect is not observed in high spin complexes of हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से वो लोग इनडायरेक्टली तुम्हें हिंट दे दिए कि वीक फिल लिगांड होगी, क्योंकि वीक फिल लिगांड ना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करता, जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा तभी तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, and when the number of unpaired electron will be high, obviously spin of the electron will be high, because paired electron की spin तो जीरो हो जाती है by cancelling each other, clear। so high spin माने weak field ligand उसमें present हो। सो ऐसे कंडीशन में अब ध्यान देना, जॉन टेलर इफेक्ट है क्या, ये जो इफेक्ट है ना ये एक डिस्टॉर्शन की इफेक्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती है, ठीक है, हम लोग जैसे डी ऑर्बिटल 5 पढ़े थे कि 3 एक्सियल है ना, लाइक easy orbitals and like easy orbital में तुम्हारी एक्सियल 2 था एंड नॉन एक्सियल T2z 3 था, ठीक है, ध्यान देना, फिर से बता रही हूँ, easy orbitals यानी कि 2 था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर यानी कि द एक्सियल्स, एंड T2z यानी कि 3 जो है नॉन एक्सियल्स था, उस चीज को ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, जो नॉन एक्सियल है उसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन इफेक्ट होती नहीं, मेनली इजी के लिए हम देखते हैं। अब इजी में देखो कुछ हो सकता है सिमेट्रिकली फिल्ड और कुछ हो सकता है अनसिमेट्रिकली फिल्ड, क्या बोला, कुछ सिमेट्रिकली फिल्ड हो सकती है, कुछ
कुछ अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो सकती है। जो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगी, सिमेट्रिकली फिल्ड होने से लिगांड पे असर सबका सेम पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देखो मैंने बोला ये T2Z है ना, ये इजी, मैंने बोला ये इजी इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में ठीक है, जैसे कि पहले मैंने यहाँ 3 T2Z में देने के बाद 2 5D5 है, 5D5 है, तो ये एक सिमेट्रिकल कंडीशन, और सिमेट्रिकल कंडीशन में लिगांड्स पे ये पांचों ऑर्बिटल की असर सेम पड़ेगी। ऐसे कंडीशन में डिस्टॉर्शन नहीं होगी, एकदम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रन बनेगी। जैसे ही अनसिमेट्रिकल इजी ऑर्बिटल होंगे, फिर से बता रहा हूँ, दो वर्ड बस याद रखना, काम खत्म। अनसिमेट्रिकल इजी ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल में असर, ध्यान देना, अनसिमेट्रिकल इजी ऑर्बिटल्स की लिगांड्स पे असर अनयूनिफॉर्म होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, तो कोई अगर ज्यादा दिखा रहा है कोई कम, इसीलिए ऑक्टाहेड्रन एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं बनेगी, थोड़ा मोड़ा डिस्टॉर्टेड बनेगी, व्हिच इज नोन एज जॉन टेलर इफेक्ट। यानी कि तुम्हें अनसिमेट्रिकल इजी ढूंढना है। अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो रहा है ना इजी, यानी कि जॉन टेलर इफेक्ट है, और हमें पूछा है नॉट ऑब्जर्व, कहाँ नॉट ऑब्जर्व होगा, तो वो D8 होगा। मैं दिखा देती हूँ। D8 हाई स्पिन का मतलब क्या है, वीक फील्ड लिगांड। अब तुम्हें पता है ऑक्टाहेड्रल में नीचे T2Z है, ऊपर इजी है, तो 1 2 3, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड है ना, तो कहाँ तक आएगा मुझे नहीं पता, तो थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने। अब ध्यान देना, 1 2 3 क्विक फिल के कारण पेयरिंग नहीं होगा तो ऊपर भी जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 7 8, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा पेयर्ड है, देखो समझ आ रहा है, नीचे और ऊपर एक एक है, इसमें सिमेट्री दिखाई दे रही है हमें, है ना। इजी ऑर्बिटल देखो सिमेट्रिकल है इसमें, और सिमेट्रिकल होने से जॉन टेलर इफेक्ट नहीं होता। अनसिमेट्रिकल इजी ऑर्बिटल्स के केस में जॉन टेलर इफेक्ट होता है। क्लियर, ध्यान देना, जॉन टेलर इफेक्ट कहाँ होगा, अनसिमेट्रिकल इजी ऑर्बिटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स डिस्क। अब इस कॉम्प्लेक्स में निकल है, निकल की चार्ज +2 हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर निकल +2 है और उसमें स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड पेयरिंग करके क्या बनाएगा, इसमें 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर लीड्स टू टेट्राहेड्रल और DsP2, यानी कि स्क्वायर प्लेनर, इसमें आंसर DsP2 होगा, sp3 नहीं होगा, सो DsP2। चलो, क्यों ऐसा, क्योंकि निकल 2+ का मतलब क्या हो जाता है, निकल 2+ का मतलब हो जाता है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आर्गन 4s2 3d8 में से सिर्फ 3d8 होगा इस बार, ठीक है। अब जब 3d8 होगा, डी में 5 बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके पेयरिंग हो जाता है। इसके बाद 4s तो खाली था, 4p खाली था, तो यहाँ पे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो एक खाली हो ही जाता है ऑर्बिटल, तो एक खाली ऑर्बिटल होने से आसानी से DsP2 को बना सकते हैं। निकल कार्बोनिल में नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसमें निकल +2 के बजाय निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। Among the following complex, the one which shows 0 crystal fill split stabilization है ना जी। अब इससे ना हम एक चीज सीख लेंगे कि CFSE कैसे। अब देखो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 के हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हैं। all of these compounds have octahedral geometry। अब ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा O की कॉन्सेप्ट आएगी, और उसमें हमने बताया था ऊपर 2 एंड नीचे 3, नीचे वाली T2Z, ऊपर वाली EZ, है ना, और ये पूरा जो गैप है दैट इज डेल्टा O, और मैंने बोला था ये एवरेस्ट से जाता है, जो कि हम बेरी सेंटर से बोलते हैं। अब अगर हम देखें एवरेस्ट के ऊपर, दैट इज योर पॉजिटिव पार्ट, नीचे निगेटिव पार्ट, ऊपर 2 ऑर्बिटल है ना, 2 ऑर्बिटल के लिए हम लिखेंगे 3/5, टोटल ऊपर 2 नीचे 3, कितना हुआ 5 हुआ। जहां 5 ऑर्बिटल है तो आउट ऑफ 5 ऊपर 2 है इसलिए 3/5, नीचे 3 है इसलिए 2/5। ध्यान देना, ऊपर में 2 ऑर्बिटल है इसलिए नीचे 2/5 लिखना, और नीचे 3 है ऊपर 2/5 लिखना। ऐसा क्यों, तभी तो एवरेज निकलेगी 0, ठीक है। अब 3/5 वैल्यूज को तुम +0.6 भी लिख सकते हो, एंड 2/5 का मतलब -0.4 भी लिख सकते हो, क्योंकि नीचे माइनस होता है ऊपर प्लस होता है, ठीक है। यानी कि हर एक ऊपर की इलेक्ट्रॉन, हर एक इजी इलेक्ट्रॉन की कंडीशन +0.6 है, एंड हर एक T2Z इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन -0.4 है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इक्वल करने के लिए तुम्हें ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 0.6 × 2 12 हो जाएगी, मतलब 1.2, और नीचे 3 इलेक्ट्रॉन होगी तब जाके होगी, यानी कि नीचे 3 ऊपर 2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए वीक फिल लिगांड में। कैसे में, वीक फिल लिगांड के साथ 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो H2O सब में है, एंड H2O इज ए, वी नो ऑलरेडी इट इज अ वीक फिल लिगांड, तो एक तो काम खत्म।
विकफिल लिगांड चाहिए था, विकफिल लिगांड है। अब हमें D5 चाहिए। विकफिल लिगांड में D5 कॉन्फ़िगरेशन जिस भी क्वेश्चन की है वही टिक करके हम लोग आएंगे। अब D5 में ध्यान दो किस में होगा, D5। सो यहाँ 3+ है, वाटर तो न्यूट्रल है तो Mn3+ नहीं होगा क्योंकि मैंगनीज की 25 होती है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन भेज दोगे तो 4s2 3d5 का 4s2 तो 0 हुआ ही, 3d5 भी d4 हो गया, तो A टोन नहीं होगा। मैंगनीज के एक ज्यादा एलिमेंट अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ा दे तब हो जाएगा, यानी कि मैंगनीज के बाद आता है आयरन। आयरन का 3+ मतलब Fe3+ मतलब Fe3+ मतलब आर्गन होता है, या आर्गन 4s2 3d6। 3+ मतलब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 4s से 2 चला गया, 3d से 1 चला गया, है ना। तो क्या बन गया, 4s से 2 चला गया, 3d से 1 चला गया। तो मैं अच्छे से इसको लिख के दिखाती हूँ। तो बन गया तुम्हारा आर्गन 3d5, और जिसकी d5 उसी की तो होगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो नीचे 3 होगी और विकफिल है ना, ऊपर 2 जाएगी, तो 5 में से ये 2 का कंट्रीब्यूशन 0.6 करके 1.2, और 3 का 0.3 0.4 0.4 0.4 करके 1.2 नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल्स आउट टू गिव यू फाइनल डेल्टा O टू बी 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वेरी रिसेंट क्वेश्चन है, ये हो गया, ये भी हो गया, ओके। दिस इज योर नीट 2021 क्वेश्चन, वेरी रिसेंट, लास्ट ईयर। इसको देखने की कोशिश करें। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 ना। इसमें तुम्हें क्या करना है, ये बोर्स मैग्नेटन में वैल्यूज दिए हुए हैं, ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बता दिया था, जो तुम्हारी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की फॉर्मूला n इंटू एन प्लस टू बोर्स मैग्नेटन। तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है सभी की। अब Cn 6 है, इसका मतलब आयरन की +3 है, यहाँ एक्वा 0 है, यानी कि यहाँ पर भी Fe+3 है, बाहर 3+ को बचाने के लिए, इसको दिखाने के लिए 4- है, यहाँ पे Fe+2 होगी, यानी कि H2 6 है, यानी कि न्यूट्रल, तो 2+ बाहर के लिए, आयरन 2+ है, तो 2 में आयरन 3+ मिला, 2 में आयरन 2+ मिला। इज इट क्लियर? तो ये चीज है, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना है, कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग फिल है, Cn स्ट्रॉन्ग फिल है, सेकंड में वीक फिल है, थर्ड में अगेन स्ट्रॉन्ग फिल क्वेश्चन, एंड फोर्थ में वीक फिल क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग फिल में पेयरिंग होगी, वीक फिल में पेयरिंग नहीं होगी, उस टाइप से भी तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। सो एक काम करो, दो ही तो है Fe3+ एंड एक क्या है Fe2+। एक काम करो, Fe3+ में एक बार वीक फिल का सॉल्व कर लो, एक बार स्ट्रॉन्ग फिल का सॉल्व कर लो। Fe2+ में भी एक बार वीक फिल का सॉल्व कर लो, एक बार स्ट्रॉन्ग फिल का सॉल्व कर लो, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना कितना आ रहा है, उसी से तो निकलेगा, है ना, n फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज अनपेयर्ड। सो Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 एंड Fe2+ की है 3d6। अब D5 में अगर वीक फिल लिगांड हो गया D5 में, ध्यान देना D5 में, सो उस हिसाब से अगर हम बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फिल हो ना, तब हम कैसे फिल अप करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अगर वीक फिल लिगांड मान के Fe2+ को भरा जाए, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 6 तब 4 5 6 तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग फिल के लिए अगर लास्ट में हम ड्रॉ कर ले तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, अब 0 वाला कौन सा है, Fe2+ स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड, Fe2+ स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड माने C, C Fe2+ स्ट्रॉन्ग फिल लिगांड C। C का आंसर 2 के साथ मैच कर रहा है, C को किसके साथ, 2 के साथ। C का 2, ये 1 है 3 है 4 है, C का क्या है 2, तो इसको तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही हमें पड़ी ही नहीं, डायरेक्टली हम क्या टिक कर सकते हैं, ए ऑप्शन। फिर भी मैं एक बार और एक दिखा देती हूँ, ठीक है, और इसके बाद दूसरा देख लो। इसमें इसमें हम क्या करेंगे ना, ये तो हो गया Fe3+ वाला, जो वीक फिल वाला है Fe3+ वीक फिल माने B जो है, उसका आंसर आ रहा है 5, 5 आ रहा है ना, तो ये 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, यानी कि B का 1 होना चाहिए। ठीक है, B का 1, हाँ ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया Fe कौन सा, 3+ का स्ट्रॉन्ग फिल वाला, Fe3+ का स्ट्रॉन्ग फिल ये A।
अब उसका क्या आना चाहिए 1, 1 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, यानी कि 4, 4 मिलाओ जरा, ए का 4, ठीक है। अब बोलोगे मैम अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक तो डायरेक्ट 1 पॉइंट समथिंग कैसे हुआ, है ना, मैंने तो जस्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन किया, रूट ओवर n इंटू n प्लस टू किया ही नहीं, समझ आ रहा है। बट यस ये कर सकते हो, कैसे मैं वो सिखा दूंगी अभी ट्रिक, अभी पहले इसको सीख लो। अब फिर देखो लास्ट क्या बच गया, वीक फिल लिगांड Fe2+, Fe2+ यहाँ है स्ट्रॉन्ग फिल के साथ, लेकिन मुझे चाहिए Fe2+ विद वीक फिल लिगांड माने डी है Fe2+ विद वीक फिल लिगांड, 2+ है ना, एंड वीक फिल लिगांड वाटर, इसका होना चाहिए ये Fe2+ वीक फिल लिगांड। स्क्रीन में देखते रहो, बोल कर दिया, कितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4, 4 मतलब 4 पॉइंट समथिंग जो आंसर है वो टिक करना, 3, डी का 3, कितना आसान है देखो, मैंने चारों सिखा दिया, बट इवन तुम सिर्फ वन पार्ट से इवन लाइक 5 सेकंड में ये क्वेश्चन टिक कर सकते हो, देखने में कितना बड़ा लग रहा है, देखो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ है कि इतना सारा मैच करके फिर टिक करना है, कोई जरूरत नहीं है ना, जरूरत है क्या, खुद देखो नीट 2021, सो इजी क्वेश्चन इफ यू कीप योर बेसिक्स क्लियर, ठीक है। अब चलो मैं लास्ट ये बता देती हूँ, ध्यान देना, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 आया ना, तुम्हारा आंसर 5 से लेके 6 के बीच में होगा, मतलब n का वैल्यू अगर यहाँ 5 पुट करो तो 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, 7 5 जा कितना 35, रूट 35 का मतलब कितना हुआ 36 होता ना, तो तुम्हारा 6 हो जाता आंसर, तो 5.9 जैसा ही तो होगा, समझ आ रहा है। तो हमेशा ध्यान देना जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना आ रहा है उसी का पॉइंट में तुम्हारा म्यू का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो सभी जो n वैल्यूज है उसके लिए वैलिड है, ठीक है, तो वो कोइंसिडेंटली ऐसे सही हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर n इक्वल्स टू 5 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग, n इक्वल्स टू 1 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग म्यू, अगर 0 तो 0 म्यू ही होगा, अगर 4 यानी कि 4.8 या 4.9 के आसपास का म्यू है, तो वो चीज ऐसा है। चल, यानी कि मैं अगर बोलूं कि किसी का बोर्स मैग्नेटन, मैंने बोला किसी का बोर्स मैग्नेटन 5.8 या 5.9 है, तो तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करते हुए भी बोल सकते हो कि 5 पॉइंट समथिंग ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होगा 5 होगा, इस टाइप का। चलो नेक्स्ट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है ना, तो उसमें कोई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होने के कारण दैट do not give any magnetic property and hence it will be termed as diamagnetic. Okay, zero unpaired electron, that is diamagnetic. And if there will be some unpaired electrons showing some spin magnetic moment, some magnetic property which will be attracted towards the magnetic field, they will be considered under paramagnetic. Next, which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands? So obviously highest to Cn minus है, और Cn माइनस से थोड़ा कम C2O4, 2 माइनस होगा, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी इनको एक सेकंड, और फिर लास्ट वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा। सो इसमें से मैंने बी एंड डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम याद कर लेंगे और वहां से ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने नेक्स्ट पेज में दे दिया है, यू कैन गो थ्रू दिस, ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, माइनस H2 माइनस ऐसे करते, ये these are all weak fill ligands, ठीक है, ऑक्सिलेट दैट इज C2O4 2 माइनस वाटर, ये पूरा है तुम्हारा weak fill ligand, ठीक है। और फिर इसके आगे जो है ये स्टार्ट हो गया स्ट्रॉन्ग fill ligand। चलो सो इसको एक बार याद कर लेना है, इवन इन योर एनसीईआरटी यू विल गेट, नॉर्मली यहाँ पे एक लिखा हुआ है, वो पॉइंट क्या है, हैलाइड या ऑक्सीजन क्या होता है, उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, और जो कम होती है, और जो नाइट्रोजन कार्बन होती है उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो डोनेटिंग टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन नाइट्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन एंड हेलोजन, so जो more electronegative less donating power, तो less you can say tendency, तो obviously weak मिलेगा, और नाइट्रोजन कार्बन डोनेटिंग है तो obviously it has the tendency to become strong मिलेगा, ठीक है, in general that is the case of in general। इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये आ गया तुम्हारा आयरन कार्बोनिल का क्वेश्चन, आयरन कार्बोनिल। सो यहाँ ये जो है मोनोन्यूक्लियर है, यू कैन सी हियर, इसमें तो डायरेक्ट देख सकते हो ये मोनोन्यूक्लियर है, नीट 2018 की क्वेश्चन है। मोनोन्यूक्लियर माने वन सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। टेट्रा ट्राई डाई ऐसा नहीं है, इसके साथ ले लिया मैंगनीज 2
एंड ये कार्बोनिल 10, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डाइन्यूक्लियर, यानी कि इसमें न्यूक्लियस कितना दिख रहा है, 2, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल मैंने रफली बताया। सो ये तो आयरन एक ही है ना, तो ऑब्वियसली इट विल बी मोनोन्यूक्लियर, ठीक है। सो कंपाउंड इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक, नीट 2017 की क्वेश्चन है। सो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RNGs, यानी कि इसमें R पार्ट मेटालिक, R पार्ट तुम्हारी ऑर्गेनिक पार्ट हो जाएगी, इट कैन बी मिथाइल इथाइल जो भी है, प्रोपाइल बेंजाइल जो भी है, एंड MgX पार्ट जो है Mg है ऑब्वियसली, ये हो गया प्लस और R हो गया माइनस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, कैसे ये ब्रेक होती है। और ये सिग्मा बॉन्डेड, इसमें कोई पाई बॉन्ड कहाँ से दिखेगी, बट ये फेरोसिन, उथेनोसिन, कोबाल्टोसिन, ये सब क्या है, पाई बॉन्ड है। जैसे फेरोसिन इज एन कॉमन एग्जांपल, तो फेरोसिन मैं बता देती हूँ, इसमें ना दो ऐसे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल जो आयन है वो Fe2+ को ऐसे इलेक्ट्रॉन देते रहेगा। अब बोलोगे मैम ये क्या बनाया है, ये हो गया तुम्हारा साइक्लोपेंटाडाइन, ऐसे होता है ना, उसका यहाँ हाइड्रोजन जो है वो निकल जाने से यहाँ एक माइनस चार्ज आ जाता है, तो वही मैंने बनाया है यहाँ। अब यहाँ पे अगर ये दिख गए तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है ऐसे ऐसे ये रिजोनेंस करता रहेगा, ये एरोमेटिसिटी दिखाएगा, है ना, 6 pi इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता रहेगा। अब घूमता रहेगा मतलब तुम इसको कैसे दिखाओगे, ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, और उस पे चार्ज कितना घूम रहा है, -1। इसी चीज को मैंने वहां ड्रॉ किया है डायरेक्टली, ठीक है। सो Fe2+ पे 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल लगा हुआ है, इसको अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। Fe जो है उसमें क्या है, इसमें 5 कार्बन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए eta5, और ये क्या है, फॉर्मूला C5H5 है। तो eta5 C5H5 कितना लगा हुआ है आयरन में, 2। eta5 C5H5 2 लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, आयरन में, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर योर फेरोसिन। Which of the following has longest CO bond length? CO bond length उसी का ज्यादा होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर किसका घटेगा, जिसमें सिनार्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से होगी। तो सिनार्जिक बॉन्डिंग तुम्हें कहाँ मिलेगा, सिनार्जिक बॉन्डिंग इज द बैक बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज सिनार्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इन CC कोऑर्डिनेशन। अब बैक बॉन्डिंग क्या है, देखो ये मेटल है, उसके पास अपना d ऑर्बिटल है, कुछ वैकेंट है, कुछ में इलेक्ट्रॉन हो भी सकती है। अब उसमें जैसे ये कार्बोनिल के कॉन्सेप्ट आया, मेटल कार्बोनिल करके नेक्स्ट में छोटा सा पार्ट जो है उसी से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो इसमें मैंने बोला कि ये कार्बोनिल आया, कार्बोनिल ये है OP+, C+। ये कार्बोनिल C माइनस के थ्रू, ये सिग्मा डोनर, ये सिग्मा के थ्रू ये डोनेट कर, बट एट द सेम टाइम ये कार्बोनिल का ना जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल होती है वो एम्प्टी रहती है, खाली रहती है, और वो इसीलिए मेटल की d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन वो ले सकती है, यानी कि उसने दिया फिर लिया भी, है ना, ऐसा बैक करके फिर बॉन्डिंग हुआ। सो बैक बॉन्डिंग, ठीक है, उसने दिया सिग्मा डोनर और लिया किसके थ्रू, पाई स्टार के थ्रू। सो पाई स्टार एक्सेप्टर। सो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर इस टाइप के लिगेंड्स को कहते हैं, और इस टाइप के लिगेंड्स को हम नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के अंदर पढ़ते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोनिल ही है। तो कार्बोनिल में बैक बॉन्डिंग दिखाई देता है अच्छे से, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम सिनार्जिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें जिससे इतना देखो कि मेटल किसके पास हाईएस्ट टेंडेंसी है बैक बॉन्डिंग करने का, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, जहां पे बैक बॉन्डिंग हाईएस्ट होगी वहीं पे ये जो इलेक्ट्रॉन आने का चांस पाई स्टार में, है ना, इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार का जो चांस है बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल जो है वो घट जाएगी, और बॉन्ड ऑर्डर घटने से बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, बिकॉज वी नो बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो निकल में तो 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन में -2 क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल है, मैंगनीज में हो गया +1 कार्बोनिल न्यूट्रल है क्योंकि कोबाल्ट में -1, तो सबसे ज्यादा तो 1 हो गया क्योंकि आयरन के पास -2 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली इसको प्लस होना चाहिए था, है ना, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसमें तो -2 चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसके पास हाईएस्ट टेंडेंसी टू बैक बॉन्ड होगा, इसका बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी हाईएस्ट होगी, और इसीलिए फाइनली बॉन्ड लेंथ भी इसकी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। चलो, सो हमेशा ध्यान देना जब भी कार्बोनिल बैक बॉन्डिंग करता है अपना निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन को डोनेट करता है, जिसको हम सिग्मा डोनर कहते हैं, और अपना पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बैक ले लेता है। जहां पर भी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, ज्यादा कब होगा, जब भी मेटल कैटायन जो होना चाहिए था उस सेंट्रल मेटल में निगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है। जहां पर भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में निगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज जो है
वो ज्यादा है वहीं पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा, और जहां पे बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो आगे का एक्सप्लेनेशन इज गिवन। Which of the following is considered to be an anti-cancer species? तो anti-cancer species ये तो cisplatin हो गया, तो इसमें दो NH3 cis में होने चाहिए ऐसा एडजसेंट, दो Cl ऐसा एडजसेंट। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिस्प्लैटिन क्या है वो तुम्हें वैसे भी देख के जाना चाहिए। सिस माने हो गया एडजसेंट एडजसेंट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाता है, और प्लैटिन ये हो गया प्लैटिनम में दो NH3 एंड दो फ्लोरीन। Which of the following complex is used to be an anti-cancer? देखो मैंने इसीलिए ये दो क्वेश्चन दिया जानबूझ के, नहीं तो कोई क्वेश्चन मेरा इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। देख सकते हो कि अगर मैंने देखा कि 2016 में एक बार आया फिर 2014 में सेम थिंग का क्वेश्चन आया तो मैंने उसको नहीं उठाया। हर एक क्वेश्चन मैंने यूनिक दिया है क्योंकि हर एक क्वेश्चन से तुम सीख जाओ। ठीक है, सेम टाइप का 3 क्वेश्चन करके बेकार टाइम जाने से अच्छा है हम हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखें। लेकिन इसमें मैंने दो क्वेश्चन सेम इसीलिए सिर्फ डाला है जानबूझ के, ताकि ये दिखा पाऊँ कि देखो क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो 10 साल में या 5 साल में, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन इस साल उठा देंगे। थीम कैन बी रिपीटेड। ठीक है, which of the following complexes, मैंने फिर से बोला थीम रिपीटेडली सेम टॉपिक के क्वेश्चन पूछते हैं, टॉपिक से जस्ट वैल्यूज इधर। देखो which of the following complexes used to be an anti cancer agent, तो ये क्या होगा सिस फॉर्म में प्लैटिनम Cl2 NH3 है ना, ये हो गया। कितना आसान है। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स इन एक्सेस KCN2, तो यहाँ पे क्या बनाएगा वो, लेकिन हमें फाइनल आंसर देना है तो इसमें सी हो जाएगा CuCN होल 4, क्योंकि फाइनली ना ये क्या बनाता है पता है, K3 यू कैन से CuCN होल 4 ये बनाता है। सो अगर ये कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो K3 है यानी कि 3 माइनस चार्ज के साथ ये आएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट इसका तुम्हारा एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसको एक बार तुम लोग देख भी सकते हो। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, ऐसा मैंने दिखाया जैसा लग रहा है अभी थोड़ा पहले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड, सेम कांसेप्ट, बैक बॉन्डिंग जहां ज्यादा उसी में बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। सो कार्बोनिल की बॉन्ड लेंथ कहां बढ़ेगा, जहां पे बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कहां पे सबसे ज्यादा होगा, जहां पे मेटल में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ये चीज कर सकते हैं। चलो आगे, IUPAC का एक भी क्वेश्चन नहीं था इसलिए इसको ले लेते हैं। IUPAC नेम ऑफ, यहाँ पे प्लैटिनम है, NH3 3 है, ब्रोमीन है, NO2 का मतलब नाइट्रो। इसका दो नाम है, नाइट्रो लिखो तब भी सही है, नहीं तो नाइट्राइटो लिखो तब भी सही है, पर नाइट्राइटो होने से तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी N या O। अगर ONO करके NO2 को लिखा हुआ होता तो मैं नाइट्राइटो O बोलती। कहाँ से पहला लेटर है N, तो ये नाइट्राइटो N है। ठीक है, सो यहाँ पे नाइट्राइटो N या नाइट्रो भी है, यहाँ मुझे नाइट्रो दिख रही है, नाइट्रो दिख रही है तो उसी हिसाब से मैं नाइट्रो बोलूंगी। क्लोरीन है, नाइट्रो है, ब्रोमो है एंड एमाइन है, तो पहले तो एमाइन लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखा जाता है, सो ट्राई एमाइन होगा, देन ब्रोमो होगा, क्लोरो, देन नाइट्रो होगा, एंड प्लैटिनम होगा फिर, है ना। सो ब्रोमो नाइट्रो क्लोरो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा ए ऑप्शन। और प्लैटिनम का चार्ज कितना लिखा हुआ है 4। चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन, एमाइन 0 है, ब्रोमीन का -1, नाइट्राइटो का -1, क्लोरीन का -1, बाहर है -1, माइनस 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 4 को बैलेंस करने के लिए प्लैटिनम हैज टू बी +4, सही है ए ऑप्शन। ये देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बस मैंने इसीलिए दिया क्योंकि रिसेंटली मुझे IUPAC के कोई क्वेश्चन दिखे नहीं। ठीक है, मैक्सिमम CFT PBT ये सारे जो है T2C यही सब दिख रहा था विद द लिगेंड्स लाइक EDTA एंड ऑल, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन। और एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, ये वाला एक दिया हुआ है, ये वाला तुम्हारे क्वेश्चन है CONH3 होल 4 NO2 होल 2 Cl एक्सिबेट्स। इसको भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो आइसोमरिज्म रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी आ सकते हैं। सो आइसोमरिज्म पार्ट जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चरल का जो टाइप है लाइक लिंकेज, पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म, एंड देन ये सारे आयोनेशन आइसोमरिज्म, ये सब स्ट्रक्चरल का टाइप है। और ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल कम्स अंडर द स्टीरियोआइसोमर, दिस कम्स अंडर द स्टीरियोआइसोमर। इसीलिए इसको देखो क्या होना चाहिए एक बार सोचो, CONH3 होल 4 NO2 होल 2 Cl, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ना क्या है और एक Cl बाहर है। सो अगर हम एक चाहते हैं तो इसमें Cl अगर एक को अंदर कर दें और एक NO2 को बाहर कर दें, एक एनायन, क्या वो मुझे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दे सकता है, तो देखो जरा। एंड देन ऑप्टिकल लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है, NO2 दो है, NH3 होल 4, तो ज्योमेट्रिकल होने के चांसेस है, सिस सिस करके एंटी करके। और ऑप्टिकल के लिए देखो कि सिमेट्री है कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तभी होगी जब सिमेट्री नहीं होगी, इन एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, और अगर सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकल नहीं होगी। देखो क्या होना चाहिए,
Cl को अंदर डाल के NO2 को बाहर गया, NO2 को अंदर डाल के Cl को बाहर, तो आयनाइजेशन तो होता ही है। तो पहला वाला ऑप्शन तो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें आयनाइजेशन नहीं लिखा हुआ। और बाकी तीनों में से तुम्हें यहाँ हटा देनी है जहाँ ऑप्टिकल दिख रही है, ऑप्टिकल दिख रही है, तो ऑप्शन क्या होगी? सी होगी। लिंकेज, आयोनाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल इज पॉसिबल सिस ट्रांस, बट उसमें अगर हम ऑप्टिकल देखें तो वो हमें नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल लाइक सिस एंड ट्रांस, बट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हमें नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए इसमें लिंकेज आइसोमर हमें दिखाई दे रहा है। कौन है लिंकेज आइसोमर? NO2। जैसे कि मैंने थोड़ा पहले ही बताया था, NO2 में नाइट्राइटो O एंड नाइट्राइटो N दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, दैट्स व्हाई इट विल लीड टू लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। लिंकेज की, क्योंकि NO2 जो है ना नाइट्राइटो, ये है जो दो बना दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। सो अगर नाइट्रोजन दिया तो वो नाइट्राइटो N, अगर ऑक्सीजन दिया नाइट्राइटो O, सो ऑब्वियसली इट विल लीड टू लिंकेज आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन तो होगा ही, Cl को अंदर करके NO2 को बाहर करो तब, है ना, कॉम्प्लेक्सेस का आयोनाइजेशन अलग तरीके से होगा। एंड ज्योमेट्रिकल, इट इज पॉसिबल फॉर MA4B2 स्ट्रक्चर। चलो आगे, इसमें कुछ एडिशनल मैंने दे दिया है नोट्स तुम लोग को, इसके बाद देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? डाइडेंडेड यानी कि एक दो लोन पेयर रहता है, इसीलिए इसको 2 into 3 करके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो पहले तो 6, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, यही होगा। तो फिर भी दिखा देती हूँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आया। ऑक्सीलेटो का चार्ज -2 है, तो -2 into 3 -6, बाहर है +3, तो क्रोमियम हैज टू बी +3 ताकि ये पूरा एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाए। देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के क्वेश्चन मुझे रिसेंट में नहीं मिले, तो इसीलिए मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टॉपिक जो है स्किप होना जाए PYQ के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने खुद से एक पूरा टेबल दे दिया, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसीलिए बोलोगे मैम आपने टेबल दे दिया, बट फॉर्मूला कहाँ है, इसको कैसे करें? तो चलो मैं फॉर्मूला सिखा देती हूँ। सो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो सबको पता है, एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से देख लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से देख लो। तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर पहले लिखना, एटॉमिक नंबर से कुछ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कितना? दैट डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अगर +2 मैंने लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने उसको माइनस किया, बट कुछ इलेक्ट्रॉन आ भी जाएगा, लिगेंड्स देंगे ना उसको, और इसीलिए 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर गिव्स अस नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय द यू कैन से लिगेंड, और नंबर ऑफ लोन पेयर माने एक पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिसाब से नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन हिसाब से चाहिए, इसलिए 2 ने मल्टीप्लाई किया है। सो ये हो गया EAN का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलो ऊपर जाती हूँ और मैं एक दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी कि इसमें कैसे कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है CrCO6। चलो, सो इसमें अगर हम ले लें CrCO6, अब CO ये न्यूट्रल लिगैंड है, तो क्रोमियम हो गया, है ना। क्रोमियम की एटॉमिक नंबर 24 है, इसलिए इसका इफेक्टिव है 24, लिखोगे 24। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। CrCO6 देख लेती हूँ कि चार्ज कुछ लिखा है क्या। चार्ज उसमें कुछ नहीं लिखा, ठीक है। और इसके बाद जो कार्बोनिल है एक लोन पेयर देता है, सो ऐसे 6 लोन पेयर होगा, 6 कार्बोनिल है, तो 2 into 6, 2 into 6 12, so 24 plus 2 you will get the answer 36, that is correct answer. So effective atomic number ऐसे तुम आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 है एंड 4 है, उसका मैंने चार्ट दे दिया है, जो तुम जो भी जहाँ से भी पढ़े होंगे टीचर से या बुक से, तो तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कायरल सेंटर एंड ज्योमेट्रिकल मिल रही होगी नोट्स, ठीक है। ये PYQ से मैंने नहीं उठाया है, PYQ मैंने कवर कर लिया है, जो रिसेंट ईयर्स मैंने बोला था करूँगी। ये जस्ट मुझे लगा कि एडिशनली तुम लोग अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हो चार्ट वाइज, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि MA3B, MA2B2 ऐसे करके जो फॉर्मेट्स में है, कहाँ ज्योमेट्रिकल होगा, कहाँ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, कहाँ ऑप्टिकल होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें चार्ट वाइज यहाँ पे जो मुझे बुक में मिला मैंने वो डाल दिया है। इफ़ यू थिंक दैट इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं सिर्फ आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले इसको कंप्लीट करो, क्योंकि बाकी सारे, क्योंकि इस चीज़ से देखो बहुत डिटेल से क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन CC से नहीं आ रहा है। रिसेंट PYQ को मैंने इसलिए पहले कराया। अगर एडिशनली ये करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो जितना मैंने EAN तक पूरा वीडियो में बताया टॉपिक्स उसको देख लेना, ठीक है। और ऑप्टिकल का ज्योमेट्रिकल का पूरा चार्ट करके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले NCERT में जितना है इतना भी कर लो तो नीट के लिए काफी है, क्लियर।
बट ध्यान देना IUPAC से भी हो सकता है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हो सकता है, और यू कैन से CFT, विब्रिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये सेम चीज़ का। सो चलो देन मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ इसको। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो भी देख रहे हो बेस्ट विशेस, कुछ ही दिन बचा है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ओके।